सही। इस तमाम तर सूरत हाल पर आपको बताएं कि एक जानिब सदर ने इलेक्शन की तारीख का बाकायदा ऐलान कर दिया है और इस तमाम तर सूरत हाल पे सीनियर तज्जियाकार रऊफ लासरा ने भी हमें ज्वाइन किया है। रऊफ साहब, क्या कहेंगे? यकीनन सदर ने एक तरफ तो ऐलान कर दिया है और वाज़ेह हो गई है अब 9 अप्रैल की तारीख, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने भी अपना हंगामी इजलास तलब कर लिया। क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं? बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये इसको एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा था कि सदर पाकिस्तान जो है खुद अपनी तरफ से वो डेट दे देंगे और इस तरह का वो अनाउंसमेंट उनका सामने आया है। मैं लेटर भी उनका पढ़ा था जी, 2 पेजेस का है। साथ में उन्होंने वो भी लगाया अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत उन्होंने सारी कार्रवाई की है। जहाँ तक मुझे समझ आई है, मैं कोई आप और हम कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं है। इसमें जो उनके पास पावर्स हैं, अगर आप वो उन्होंने जिस 57 उसका उन्होंने हवाला दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का अपनी पावर्स का कि वो इलेक्शन का अनाउंस कर सकते हैं, डेट दे सकते हैं। वो जनरल वो इलेक्शन की है, वो जहाँ तक मैं समझा हूँ। और जनरल इलेक्शन मीन जब आप नेशनल असेंबली के इलेक्शन जब आप ये करते हैं, आप उस वक्त सदर पाकिस्तान जो है ना वो डेट देते होते हैं। अब ये मामला जो है दोनों असेंबलीज के जिनको उन्होंने डेट दी है, दे कंसर्न पंजाब और केपी के साथ हैं। और पंजाब और केपी के जो उसका ये इलेक्शन की डेट देनी है वो देनी है गवर्नर्स ने, जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये उनकी पावर्स हैं कि उन्होंने अनाउंस करना है कि किस डेट को वहाँ पे इलेक्शन होंगे। सदर पाकिस्तान के पास जो अलवी साहब के पास पावर्स है, अगर मैं ठीक समझाऊँ, वो ये है कि वो जनरल इलेक्शन जब मुल्क में हो, कौमी असम्बली के इलेक्शन होने लगे हैं और उसके साथ साथ बाकी भी होने हैं, तो वो फिर ये डेट जो है ना वो दे सकते हैं। सो इस पे मेरा ख्याल कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर शायद ये मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन जिसका भी आपने कहा है कि इजलास हो रहा है, तो वो भी अगेन इसी तरह का कोई प्रेस रिलीज शायद वो जारी करें कि सदर पाकिस्तान के पास जनरल इलेक्शन की ये जो डेट है वो कौमी असम्बली के देने की पावर्स हैं। उनके पास सूबाई असम्बली जो है वो गवर्नर्स की देंगे। अच्छा, इनके पास एक और ये एक्सक्यूज है जो उन्होंने यूज किया है इसमें सदर पाकिस्तान ने, आरिफ अलवी साहब ने। वो ये कह रहे हैं क्योंकि दोनों गवर्नर्स हैं, केपी के और पंजाब के, क्योंकि वो डेट नहीं दे रहे उनको। ये अदालत ने भी कहा है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, जिसकी अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे, इसके बावजूद वो नहीं कर रहे। लिहाजा वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी जो ओब्लिगेशन जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन सही की, तो क्लासरा खिलाफ साहब, वर्जी। यकीनन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कुछ जाविये हैं, उनको भी देखना होगा। साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फयाजुल हसन चौहान, रहनुमा पीटीआई हैं। फयाज साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जीटीवी को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, सदर ने वाज़ेह तौर पर अब ये ऐलान कर दिया है, 9 अप्रैल की तारीख दे दी है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने भी अपना हंगामी इजलास तलब कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर इतना जनाब आप पीडीएम की तरफ से और हुकूमती हलकों की तरफ से वावेला मचाया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक प्रेसिडेंट ने अनाउंस की है। 2 चीज़ें हैं, एक है आइन का आर्टिकल 224 और दूसरा है आइन का आर्टिकल 224A और तीसरा है आपका सेक्शन 57(1) जनाब आपका इलेक्शन एक्ट 2017। इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट, और स्पेशली 57(1) सेक्शन जो है इसका इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स। अब ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मैं अभी देख रहा था पीडीएम के, पीपल्स पार्टी और नून लीग के हामी जो वकला है वो इसको तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं कि नहीं जनाब, गवर्नर को सारी अथॉरिटी हासिल है सूबाई मामलात में, प्रेसिडेंट को नहीं है। डेट और डेट्स, अच्छा डेट समझ आती है जी कि कौमी असम्बली का इलेक्शन, और डेट का क्या मतलब है कि तारीखें। तारीखें का मतलब यह है कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन भी, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शनों की तारीखें भी वो अल्लाह प्रेसिडेंट पाबंद है विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। हाँ जी, ये मान लेते हैं, लेकिन इस कंसल्टेशन के इशू पे पूरी पाकिस्तानी कौम नहीं देख रही कि प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा, प्रेसिडेंट ने एक एक चीज़ जनाब लेटर लिख के चीफ इलेक्शन कमीशनर को जनाब बताया, समझाया, बतलाया कि जनाब आइन के रूल से 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है, और मुल्क और कौम और माशरे और सोसाइटियाँ अगर अपने आइन और कानून के मुताबिक ना चलें तो वो तबाह हो जाती हैं। तो जनाब कानून के मुताबिक आप ये करें, आप वो करें, आप फलां करें, और फिर फलां तारीख को आज के दिन आप प्रेसिडेंट हाउस आए, हम बैठ के इस पर मीटिंग करेंगे। जो आइनी और कानूनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और प्रेसिडेंट की बनती है, हम बैठ के इस पर डिस्कशन करते हैं और फिर इस पर कोई इसका हल निकालते हैं। तो जनाब सरे आम इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जनाब मैं बड़ा गलत फिक्रा इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन हकीकत में ऐसा उन्होंने किया, शटअप कॉल दे दी उन्होंने प्रेसिडेंट को
کہ جناب ہو ہیل آر یو، آپ کو روتے ہو، ہم نہیں آ رہے. کہنے کا مطلب یہ ہے پریزیڈنٹ نے تو کنسلٹیشن کے سارے پری ریکویزٹس پورے کر دیے، ریکوائرمنٹس پوری کر دی، خط بھی لکھا، بلایا بھی. اب الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر ہدایت دے، آئین کی وائلیشن کرے، قانون کی وائلیشن کرے، تو پریزیڈنٹ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے نا. تو پریزیڈنٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) کے تحت اور آئین کے آرٹیکل 224 اور 224A کے تحت اپنی ذمہ داری پوری کر دی. صحیح. فیاض صاحب، آپ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں چونکہ 90 دن کا وقت ہے تو آئینی طور پر صدر نے یہ آئین کا دفاع کیا ہے اور یہ بالکل درست فیصلہ کیا ہے. لیکن یقیناً نون لیگ کی جانب سے بھی اب اس پر کوئی ایکشن لیا جائے گا، اب ان کا رد عمل ظاہر آئے گا، وہ یقیناً سپریم کورٹ کا بھی پھر رخ کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں مزید ایک بحرانی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نون لیگ، میم لیگ، شین لیگ اور زرداری لیگ، مولوی فضل الرحمان لیگ، انہاں دا طرح نکل جاتا ہے نا الیکشن کی گل کرو تو ان کا تو عالم یہ ہے کہ الیکشن ان کی چھیڑ ہے. بڑے ننے خان پھنے خان بنتے تھے جنا کہ جناب ساڑھے تو زیادہ پاپولر کوئی نہیں، ساڑھے تو زیادہ جناب فیمس کوئی نہیں، ہم سے زیادہ کسی کے پاس ووٹ نہیں ہے. اب الیکشن ان کی چھیڑ ہے، ان سے بات کریں گے تو جناب انہوں نے طرح نکلے گا ہی نکلے گا الیکشن میں بادل. لیکن بات یہ ہے ملک اور قوم اور معاشرہ اور سوسائٹی اور ریاست آئین اور قانون کے مطابق چلانی ہوتی ہے نا، کسی کی خواہشات کے مطابق تو نہیں چلانی ہوتی، کسی کی ضروریات کے مطابق تو نہیں چلانی ہوتی. باقی بات آپ کی ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کل چلا جائے گا سپریم کورٹ میں، معاملات جا کے پھر سپریم کورٹ میں ساری چیزیں ہوں گی. یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، پالیٹکس کا اور قانون کا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی ہو اس کو چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ ابھی کیا چیز ہوگی. کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو ڈیٹ نہیں جنا ایگزیکیوٹ نہیں کرنا چیزوں کو، کیوں کہ وہ کہیں اور سے جناب چیزیں مینیج ہوتی ہیں، اس کی مرضی منشا کہیں اور سے آتی ہے. تو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو سپریم کورٹ ہمیں امید ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی. اچھا فیاض صاحب، تحریک انصاف کا ایک یہ رائے رہی ہے الیکشن کمیشن کو لے کر کہ جی وہ جانبدار ہو جاتا ہے، تو اب تو سارا معاملہ صدر کے اعلان کے بعد الیکشن کمیشن پر آ گیا، سارا پروسیس انہوں نے کرنا ہے، تو اب آپ مطمئن ہیں الیکشن کمیشن کا آگے پھر جو بھی کردار ہوگا؟ پہلے کچھ کر کے تو دکھاوے نا، وہ تو کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے ابھی. آئی سیکشن 57(2) الیکشن ایکٹ 2017 وہ سارے کا سارا جو ہے نا اس اعلان کے بعد، صدر کے اعلان کے بعد اور 57(1) کے تحت جو پریزیڈنٹ اناؤنس کرے گا ڈیٹ، اس کے بعد 2 جو ہے وہ اس کی ساری جسے کہتے ہیں نا کہ رسپانسبلٹیز کو ایلیبوریٹ کرتا ہے کہ کون کون سا پروسیس ہے الیکشن کا جس کو اس نے ہیلڈ کرنا ہے، نامینیشن پیپر، اس کی اسکروٹنی، اس کو فلاں اینڈ تک جناب الیکشن ہیلڈ کرنے تک. تو اب اس پہ تو انہوں نے اگر تو امپلیمنٹ شروع کریں گے، آج شام کو پورا شیڈیول آ جاتا ہے. ہمیں میری ساری زندگی الیکشن لڑتے لڑاتے گزری ہے، کم از کم 55 دن تو ریکوائرڈ ہوتے ہیں پورے کا پورا ایک سموتھلی پروسیس کے لیے، اناؤنسمنٹ سے لے کے الیکشن ڈے تک. تو 55 دن سے تو اوپر ہو چکے ہیں، اب تو ٹوٹل آپ کے پاس دن آئی تھنک سو کہ 52 یا 51 دن ہے. تو آج شام کو اگر یہ فوراً اناؤنس کر دیں گے شیڈیول تو سمجھ آ جائے گی کہ الیکشن کمیشن جناب بالکل آئین اور قانون کے مطابق ساری چیزیں چلا رہا ہے. اگر یہ صبح چلے گئے کورٹ میں تو سمجھ آ جائے گی جناب کہ چیزیں کیا ہیں، سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا. جی فیاض صاحب کنٹینیو کیجیے. صحیح. یقیناً اب بھی تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کو لے کر کچھ ٹرسٹ ایشوز اب بھی برقرار ہیں. ایک طرف صدر نے اعلان کر دیا ہے، تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، 9 اپریل کی یہ تاریخ دی گئی ہے جس پر اب یہ فیصلہ ہوگا انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا نہیں. اب یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب جاتا نظر آ رہا ہے. رؤف کلاسرا صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. کلاسرا صاحب، آپ بھی یقیناً سن رہے تھے فیاض صاحب کی باتیں، اب بھی تحریک انصاف کے شدید تحفظات برقرار ہیں. جی بالکل، میں نے ان کی بات سن رہے تھے، ان کا نقطہ نظر ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے. ویسے تو لیگلی طور پر تو پی ٹی اے کی بات ٹھیک ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ 90 روز کے اندر آپ کو الیکشن کرانے ہیں، وہ پنجاب کے ہوں یا آپ کو کے پی کے ہوں. سو وہ عینی طور پر تو پی ٹی اے کی یہ بات ٹھیک ہے، ان کی بات میں وزن ہے کہ کانسٹیٹیوشن وائلیشنز ہو رہی ہیں. لیکن دوسری طرف جو حکومت جو اس کو ڈیلینگ ٹیکٹکس کہہ لیں، جو کانسٹیٹیوشن کے اپنے کہیں وہ کور لینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو یہ الیکشن کمیشن نے تو بڑا واضح طور پر یہ کہہ دے. بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں اس پورے پروسیس میں کوئی اگر سینڈوچ بنا ہے نا تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بنا ہے.
क्योंकि वहाँ सूबाई असम्बली को डेट अगर किसी ने देनी है इलेक्शन की, इलेक्शन कमीशन ने नहीं देनी, वहाँ से इस्तीफे देता अगर वहाँ से पंजाब असम्बली से या वहाँ से केपी से, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिया था नेशनल असम्बली में, तो फिर वो डेट देनी होती है इलेक्शन कमीशन। ये डेलिकेट सी थोड़ी सी चीज है जो पाकिस्तान को लोगों को समझने की जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा हुआ फंसा हुआ है पूरे तरीके से, क्योंकि हर कोई आगे उसी को रगड़ा लगा रहा है। वो ये कहते हैं कि अगर कोई मेंबर्स जो है या पार्टी जो है वो इस्तीफे दे अगर किसी से हाउस से, कौमी असम्बली से या सूबाई से, तो फिर वो डेट देनी है कि इलेक्शन की 90 दिनों में इलेक्शन कमीशन है। हाँ, अगर वहाँ पे पार्लियामेंट तोड़ दी जाए, जैसे अभी टूटी है वहाँ पे पंजाब और केपी में टूटी है, तो वो फिर डेट जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं देनी होती, वो सूबाई गवर्नर्स ने देनी होती है। अगर कौमी असम्बली टूटे तो फिर सदर पाकिस्तान ने देनी होती है। सो वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो पावर्स ही नहीं है कि हम बैठ के यहाँ पे इसकी सूबाई असम्बली की जो इलेक्शन है उनकी डेट देंगे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर मुझे अगर सही समझ आ रहा है, सो इलेक्शन में कमीशन कहते हैं कि हम कैसे बैठ के सदर पाकिस्तान के साथ या वजीर आजम के साथ या किसी और के साथ बैठ के, इमरान खान हो, जरदारी साहब, उनके नानी साहब जो भी हैं, हम कैसे बैठ के डेट उनके साथ अनाउंस कर दें। हमारे पास तो पावर ही नहीं है। पावर जिनके पास है उनके पास अपने एक्सक्यूज है। मसलन अब गवर्नर साहब हैं या दीगर लोग हैं, वो पार्टी के नॉमिनेटेड हैं, अगेन वो अपनी पार्टी के लाइन्स ले रहे हैं। अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन एक और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर इश्यूज खड़े की। वो ये कहते हैं कि हम फौज से मांगते हैं जी आप हमें ये दें, सिक्योरिटी दें, आप हमें हमला दें कि हमने, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, आप टेररिज्म देख रहे हैं, तालिबान के हमले, बला बला चीजें। वो ये कहते हैं, फौज कहती है जनाब कि हम वहाँ पे स्ट्रेच किया हुआ है, हम वहाँ पे एक नई जो वार एंड टेरर है हम उसमें लड़ रहे हैं, हमारे पास बंदे नहीं है कि हम आपको यहाँ पे बैठ के 10, 20, 30 हज़ार या वट एवर जितने भी आपको चाहिए हम आपको फौजी स्पेयर करें। नंबर वन, वो कहते हैं हम हुकूमत से फंड मांगते हैं, तकरीबन 30 बिलियन रुपीज का बजट बनाया जा रहा है कि ये इलेक्शन अगर होंगे 25 से 30 अरब रुपया जो है वो खर्चा होगा। वो कहते हैं हम हुकूमत को कहते हैं हमें पैसे दें, हमने आर को देने हैं, टीचर्स को देने हैं, आगे आपने बहुत सारे वहाँ पे लोगों को पैसे देने हैं, प्रिंटिंग करानी है, बैलेटिंग करानी है और ट्रांसपोर्टेशन है। हुकूमत कहती है कि हमारे पास तो यहाँ पे तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, हम आपको कहाँ से 30 अरब रुपया निकाल के दें। अब इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट उनको बुला रहा है, दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान बुला रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जिन पावर्स ने, आर्गन्स ऑफ स्टेट में उनकी मदद करनी है इलेक्शन कराने में, उन्होंने हाथ खड़े किए हुए हैं। अच्छा, उनके अपने पास पावर नहीं है कि इलेक्शन को उसमें अनाउंस करें या खुद कोई अपनी फौज खड़ी कर लें या कोई खुद ये पाकिस्तानी अवाम पे टैक्स लगा के 30-35 अरब रुपया वो इकट्ठा करके इलेक्शन करवाएं ताकि पीटीए जो है उनकी ख्वाहिश जो है या उनकी एक उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड चलें कहने वो पूरी हो सके। सो एक पूरे का घड़मास सा मच गया है जिसमें कोई स्टेक होल्डर जो है वो हमारे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस हो, पार्लियामेंट हो, सदर पाकिस्तान हो, गवर्नर हो, इलेक्शन कमीशन हो या पॉलिटिशियन हो, वो कहीं पे कोई बैठ के भी आपको कोई बात सीधी नजर ही नहीं आ रही। हर एक के साथ क्लैश चल रही। हुकूमत की एक कोशिश है जो लगता है उसी तरफ लेकर जाएंगे कि इसी तरीके से इनको ड्रैग करते करते घसीटते घसूटते खान साहब की मर्जी के बगैर हमें इलेक्शन नहीं कराने। हुकूमत का एक ही मकसद है कि हमने अक्टूबर में इलेक्शन करवाना है। ये फरवरी तकरीबन खत्म होने वाले, मार्च तक आ गए। अब जैसे भी उनकी बात आप उनसे सवाल कर रही थी चौहान साहब से कि अब आप मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, वहां पे फिर मसले खड़े हो जाएंगे, ये फिर वहां पे ड्रैग होंगी चीजें। और यही चीज मेरा ख्याल है हुकूमत चाहती है कि जनाब इनको फंसाए रखें, इमरान खान साहब को, इनकी पार्टी को। ये कभी उस सदर पाकिस्तान के पास जाएं, कभी हाई कोर्ट में जाएं, कभी गवर्नर को लेटर लिखें, कभी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कभी ये जलसे करें। अच्छा, अगेन इन द मीन वे वो कह चुके हम जेल भरो, अपनी तहरीक चलाएंगे, वो जेल जाने के चक्रों में हैं। तो उनकी कोशिश ये है हुकूमत की कि जनाब की ये सड़कों पे रहें, ये अदालतों में रहें, या लड़ते बिगड़ते रहें और इलेक्शन हमने घसीट के वही लेकर जाने, अक्टूबर तक लेने, जब पूरे मुल्क में एक ही दिन में आपको कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन होंगे। ये उनकी स्ट्रेटेजी है जो लगता है कि वो अब तक अपनी स्ट्रेटेजी उनकी भी कामयाब है। लेकिन इमरान खान साहब भी वो कहते हैं इज नॉट कमिंग स्लो, वो भी अपना दबाव रखे हुए हैं। उनके पास जो एक एक एक, एक उनका सबसे बड़ा टूल है जो यूज कर रहे हैं बड़ा इफेक्टिव, वो है सदर पाकिस्तान जो है आरिफ अलवी साहब। और हुकूमत के लिए सबसे बड़ा ये डिसएडवांटेज है कि अलवी साहब वो ये सब सदर पाकिस्तान बैठ रहे हैं, गवर्नर लगाने हैं, नैब लाज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई उन्होंने आके ऑर्डिनेंस जारी करवाना है, टैक्स वगैरह के जो पिछले गुरुदार साहब मिलने गए थे वो हर चीज में रुकावट डाल रहे हैं। और जो इमरान खान साहब उनको गाइड कर रहे हैं वो वही कुछ कर रहे हैं। सो बहुत सारे नागरिक ये भी कहते हैं कि सदर पाकिस्तान की बजाय वो पीटीआई के सदर बन चुके हैं और उन्हीं के कहने पर सारी चीजें कर रहे हैं। सो पूरे स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है इस वक्त एक आपको मैथ लगता है, क्यास लगता है। एक तरफ हम डिफॉल्ट कर चुके, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी एलसी नहीं खोल रहे, पूरा एक आपकी पैनिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक हालात आपके सामने है, टैक्स पे
लोगों पे आपने इतने 170 बिलियन रुपीस के आपने टैक्स लगा दिए, पेट्रोल की कीमतें देख रहे हैं, तो आवाम किसी और साइड पे हैं, हमारे हुक्मरान हो, सियासतदान हो, उनकी प्रायोरिटीज हैं वो बड़े और साइड पे हैं। अब इमरान खान साहब भी थोड़ी सी ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते थे कि चले यार इलेक्शन अक्टूबर की बजाय अगस्त में करवा लेते हैं भाई। अच्छा, हुकूमत भी कह सकती थी कि चले खान साहब जरा ठंडे हो जाए, हम 2 महीने पीछे आ जाते हैं। अब ना खान साहब पीछे हटने को तैयार हूँ, ना ये मई वे हाईवे मैं तो समझ तोड़ूंगा। उनको साहब ने समझाया, मिन्नत कर ले, उनके अपने अलाइज ने समझाया, उन्होंने समझाया, एस्टैब्लिशमेंट ने उनको बुला के कहा कि मुल्क इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता जिस इकनॉमिक हम ये मैस और क्या से गुजर रहे हैं। हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारी डील होनी है, नहीं होगी तो रुपीज हमारा सफर करेगा, महंगाई होगी। खान साहब कहते हैं नहीं, जो सारे मसाइल का हल जो है वो ये इलेक्शन है। हुकूमत कहते हैं नहीं, अगर इस वक्त आप इलेक्शन करवाए तो मुल्क डूब जाएगा, ये मैं हमसे बात नहीं करेगी, रुपीज हमारा पहले तबाह बर्बाद हो चुका है। अब दोनों एक एक्सट्रीम पोजीशन पे खड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, पॉलिटिकल मुफादात हैं, पर्सनल बेनिफिट्स हैं। अब उसमें सदर पाकिस्तान ये इस्तेमाल हो रहे हैं इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन साहब इस्तेमाल हो रहे हैं इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या गवर्नर हो रहे हैं। इन तीन चारों को वो कहीं से कोई परवाह मुझे नहीं लग रही कि कहीं पे कुछ सीरियसनेस है कि इस मसले का डेडलॉक जो है इसको कैसे तोड़ा जाए। अच्छा, ये नया मसला नहीं है, ये पिछले साल से अप्रैल से ये मसला चल रहा है, जब से इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके एतमाद आई, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, हुकूमतें तोड़ी, वो फिर बहाल हुई नई हुकूमत। उस वक्त से हम देख रहे तकरीबन साल हो गए, ये दिन थे जब मेरा ख्याल 8 मार्च को शायद उनके खिलाफ तरीके एतमाद आई थी। ये पूरा साल होने वाला है, एक आपने मेस देखा है, क्यास देखा है, अनरेस्ट देखा है, इसके बावजूद इन लोगों को जो ऊपर बैठे हुए हैं इनको कोई परवाह नहीं लगती। इसकी रीजन क्या है कि ना इन्होंने कुछ कमाना है, ना इन्होंने आके मजदूरियां करनी है, ना इनको डेली कोई अपने बेसिस कोई मसाइल है, ना इन्होंने मजदूर की तरह को 8-10 घंटे काम करके इन्होंने अपने आप के आके मंथली को इनकम कमानी। इतना बेतहाशा इनके पास पैसा है, इनके बेतहाशा बिजनेसेस हैं, इनके डोनर्स हैं जो इनके घर के खर्चे चलाते हैं, इनके आके किचन चलाते हैं, इनके पास गाड़ियां हैं, मुफ्त के इनको जेट मिल जाते हैं, मुफ्त के इनके पास बुलेट प्रूफ है, हजारों इनको पैसा देने वाले हैं, डोनेशन है, बिल्डर्स हैं और माफियाज हैं। सो इस इलीट के तो कोई वो मसाइल ही नहीं है जो आम आदमी सब फेस कर रहे हैं ग्राउंड पे, जिसके पास अपने मतलब रोटी का, पानी का, पेट्रोल का, डीजल की सारा दिन के उसमें बैठ कर अपने सारे मामला तय करें। सो हमारी इलीट का तो मसला ही नहीं है जो आवाम का मसला है। और इसीलिए क्योंकि इन्होंने कमाना नहीं है, सारा दिन के कमा के अंजमान है, सो उनको इससे आके कोई परवाह नहीं महसूस होती है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है, इकॉनमी के साथ क्या हो रहा है, दुनिया में हम एक तमाशा बन के रहेंगे। वी बिकम अ लाफिंग स्टार। इसी तरह की हरकतें हो रही हैं कि मतलब है कि अब उनके पास पावर नहीं है, सदर के पास, अगर देख लीजिएगा